ओके चलो, लेट्स स्टार्ट नाउ द ऑडिट सेशंस। अब सबसे पहले देखो तुम क्या करके रखना, अपना एक ऑडिट ही अपनी अलग से नोट्स के लिए मेंटेन करके रखना। उसमें एक तो सबसे पहले तुम्हारा एक इंडेक्स का पेज सबसे पहले भरा होना चाहिए, उसके आगे तुम्हारा एक इंडेक्स का हो गया, मतलब सारे चैप्टर्स के नेम, उसके साइड में उसके क्वेश्चंस नोट्स, और एक 3 कॉलम बने होने चाहिए तुम्हारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस। पहले तो ये एक तो करेक्ट इनकरेक्ट। चलो स्टार्टिंग बताऊं तो चलो एक रीडिंग का तुम्हारा मॉड्यूल से रीडिंग होगी है कि नहीं हुई, फर्स्ट कॉलम। सेकंड कॉलम उसका बनाओ नोट्स का, नोट्स का बनाने के बाद करेक्ट इनकरेक्ट का एक अलग से, उसके बाद बनाओ क्वेश्चंस का अलग से। तो तुम्हारे ये 4 कॉलम, उसके आगे फिर एक अगर थोड़ी बहुत जगह छोड़ के रखना, एक दो कॉलम्स और की अगर फर्दर उनके बनाने हो तो ये स्टार्टिंग में अपने इंडेक्स में बना के रखना, चैप्टर के नेम के आगे ऐसे ही। और सेकंड कितने पे छोड़ोगे तुम आगे, 2-3 पेज छोड़ देना, मतलब 2 पेज और छोड़ देना कि जैसे मैं अगर कोई इंपॉर्टेंट टिप्स वगैरह जैसे कोई बताता रहूँ ना ऑडिट के लिए स्पेसिफिकली, तो उनको ना अपने मतलब वहां पे नोट वगैरह करते रहना है। अगर जैसे कोई आरटीपी मतलब कोई ऐसी चीज आ गई ज्यादा इंपॉर्टेंट के क्वेश्चन की होगी, तो आगे उसके लिए एक दो क्वेश्चन मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए मैं इससे मार्क करवाते रहूंगा साथ के साथ अभी। फिर भी ना एक दो पेज शुरुआत के अलग से वर्क करके चलना, कि अगर कोई रेफरेंस वगैरह कुछ अगर देनी हो यहाँ से अगर तुम्हें, तो तुम वो दे पाओ स्टार्टिंग के लिए। तो वो थोड़ा अलग करके चलना पहले ही स्टार्टिंग में। और नोट्स के लिए जैसे अगर मैं कोई जैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताऊं, उसके आगे अपने स्टार भी मार्क करते रहना। और इन क्वेश्चंस को मैं डेली 2-3 करवाऊंगा, डेली बेसिस पे अपनी रिवीजन करके आना, मतलब अपने डेली उनको पढ़ते रहोगे ना, खाली अगर ऐसे भी मत करना कि याद करने के लिए लगाते रहोगे। याद करने ऐसे लगोगे ना, हाँ ऐसे लाइन टू लाइन, वो ना तुम पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा उसको एक दो तीन क्वेश्चन करने में। ऐसे करना, डेली क्वेश्चंस को पढ़ा करो, डेली जितने भी होंगे, जैसे 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा, मार्क करवाऊंगा, और उनको तुम अपने नोट्स में लिखना। और उन्हीं को ना मतलब जैसे रीड करते रहना, एक रीडिंग डेली बेसिस पे होनी चाहिए, याद मत करना। याद जैसे अगर तुम मान लो 1-2 दिन बैठ के याद करोगे, अगले दिन याद नहीं कर पाओ, मतलब वो नहीं कर पाओगे, सोचोगे कर रखा है मैंने। लेकिन अगर डेली अपनी हैबिट बनाओ कि तुम्हें डेली उसको पढ़ना है, अगर तुम पढ़ते रहोगे ना, जैसे अगर तुमने टोटल तुम्हारे 10 क्वेश्चन हो गए, तो शुरुआत के जो तुम वापस 2 क्वेश्चन पढ़ोगे ना, उनको पढ़ने में तुम्हें टाइम नहीं लगेगा, एक दो 2-3 मिनट 3-4 मिनट इतने लगेंगे। बाकी को करने में 10 मिनट और लग जाए क्या पता, मतलब ऐसे नंबर ऑफ टाइम्स वो कम होते रहेंगे, जितना अगर टाइम रिवीजन में पहले में लगाया ना कि 2-3 क्वेश्चन करने में, नेक्स्ट टाइम उतना रिड्यूस होता रहेगा, उतना उतना टाइम बहुत कम होता रहेगा लास्ट में। तो ऐसे बस खाली रीड करते रहोगे ना, सोचो कि तुमने कितनी बार रीड कर चुके हो, 25-30 बार ही सोचो, 25 इस बार ही कोई रीड ही नहीं करता इतना एक क्वेश्चन को। सोचो तुम कितनी बार रिवीजन कर चुके बैठे होगे एक एक क्वेश्चन के साथ, वो भी इंपॉर्टेंट की, अलग अलग के नहीं। और करेक्ट इनकरेक्ट को किसी ने भी अपना वजन नहीं छोड़ना। जो स्टडी मटेरियल के पीछे है ना, वो भी मतलब जो मई 21 वाले हैं, उनको तो किसी ने नहीं छोड़ना, इनकरेक्ट करेक्ट को तो एक भी नहीं छोड़ना। और जो क्वेश्चंस होंगे उनमें से भी जो केस बेस है वो तो जरूर करने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है वो बाद के लिए सेकंड प्रेफरेंस होनी चाहिए, फर्स्ट प्रेफरेंस एमसी करेक्ट इनकरेक्ट की होगी एक तो। फर्स्ट प्रेफरेंस में एक और आगे की जो केस बेस वाले क्वेश्चन है, मतलब जिनमें थोड़ा केस दे रखा हो, इसके बेसिस पे अपना आंसर दो, वो देना। जो बिल्कुल ही डायरेक्ट पूछ रखे हैं ना, उसको अपनी सेकंड प्रेफरेंस पे करना, कि इसको मेरा थोड़ा सेकंड प्रेफरेंस, क्योंकि ना पेपर में ऑडिट में भी ना अब मोस्टली सारा केस बेस पे आने लग जाता है, कि जैसे थोड़ा बहुत केस बता देंगे उसके हिसाब से तुम अपना आंसर दो। तो अपना उसी अकॉर्डिंग प्रिपेयर करके रखना अपना स्टार्टिंग से ही। हो चलो, किसी और को कुछ पूछना हो, मैंने तो अपने एक बार डिटेल मतलब थोड़ी वो दे दी कि कैसे अपने प्रोसीड करना है तुमने आगे अपने उसमें। बाकी किसी और को कुछ पूछना हो स्पेसिफिकली तो पूछ लो पहले क्वेश्चन स्टार्टिंग। मतलब सारे क्वेश्चन सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन एक तो केस बेस वाले होंगे ना पीछे, मैं अभी जैसे इसके दिखाता हूँ, चैप्टर 1 के ही। एक सेकंड। तो श्रुति का आपसे ही बड़े दिन बाद आई है। हाँ अरे वो मेरी टैक्स की पढ़ाई नहीं हुई थी ना, मतलब मैं पहले लॉ और अकाउंट्स कर रही हाँ, थी, इसलिए अटेंड नहीं ए- की। अरे देखो देखो, देखो मैं कौन से क्वेश्चन कह रहा था, जैसे ये वाले है ना लास्ट के, जैसे 7-8 हो गए, जैसे ये आगे लास्ट की ये 3, ये तुम्हारे जरूर होने चाहिए। ऊपर वाले भी करने हैं, तो एक बार तुम्हें पढ़ने हैं ऊपर वालों को कि उनका आंसर क्या अच्छा, लिख मतलब रखा है। ऐसे जिनमें केस बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं, ट्रिकी वाले। हाँ जैसे एक एक लाइन वाले करोगे ना, वो पेपर में इतना नहीं पूछता जनरली, एक एक लाइन वाले क्वेश्चन वो थोड़ा ऐसे लंबे लेंथ वाले होते हैं, जिसमें थोड़ा केसेस इसमें कर रखा है। ये 7 क्वेश्चन ज्यादा बड़ी है, 7th और 8th। अब ऐसे ही है ना, लेकिन जो तुमने 4th 5th 6th है ना, एक बार तुम्हें पता होना चाहिए कि इनके आंसर में क्या चीज है, ताकि तुम्हें अगर कोई पेपर में भी अगर जैसे इनका रेफरेंस लेके आ जाए, तो तुम्हें पता हो कि इसमें क्या लिखना है हमें। मतलब ऐसे ना हो, अब तुम ऐसे देखोगे कोड ऑफ एथिक्स, इसके अंदर 5 टाइप्स ऑफ थ्रेट्स, अब इसमें सीधा बता दिया। कई बार कितनी आ जाती है आईएफसी के अकॉर्डिंग, मतलब क्या क्या चीजें मतलब वो प्रोवाइड कर रखी होती है। मतलब एक क्वेश्चन होता है कि उसमें क्या क्या होती है, उसमें ना मतलब डायरेक्ट ऐसे तुम्हें नहीं दिखेगा कि तुम्हें क्या एक्सप्लेन करना है उसके अंदर। तो उसके लिए अपना थोड़ा वो मार्क करके रखना। ये अब जैसे ये वाला हो गया कि देखो ये रहा इंडिपेंडेंस, अब हम आगे पढ़ेंगे, जैसे अगर तुमने पढ़ रखा हो तो देखो इसका एक्सप्लेन करो।
या तुम्हें चैप्टर की एक लाइन दे रखी होगी शायद ये वाली, उसको अब एक्सप्लेन करो। अब जैसे करेक्ट इनकरेक्ट में देखो केस आने स्टार्ट हो गए हैं, देखो ये रहे। तो मतलब ऐसे थोड़ा अपने करेक्ट इनकरेक्ट को तो किसी ने नहीं छोड़ने, और जो इंपॉर्टेंट होंगे ना मैं उनको मार्क करवाऊंगा, उन्हें तो लिखना भी अपने क्वेश्चन में। मतलब एक तुम्हारा ना क्या बात करें, जैसे मैं करेक्ट इनकरेक्ट को ना अपने क्वेश्चन सारे हो जाने के बाद उनको लिखना अपने नोट्स में। मतलब ऐसे जैसे मैं क्वेश्चन सारे करवा दूंगा एक बार कवर, उसके बाद मैं करेक्ट इनकरेक्ट भी चैप्टर के अंदर से भी और थोड़े बाहर में से भी बताता रहूंगा, पीछे वाले में से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको तुम अपनी नोटबुक में भी लिखना, मतलब नोट्स या जिसमें नोटबुक में भी जिसमें तुम करोगे तो। बाकी किसी और को कुछ पूछना है? ये चैप्टर मेरा पढ़ा नहीं हुआ है, तो मैं ये क्वेश्चन करूँ कि ना करूँ? नोट्स बनाने के लिए तुम कर सकती हो, बाकी अगर तुम्हारे पर डिपेंड करता है वो तो। जैसे अब तुमने ऐसे थोड़ी ना, मतलब अब थोड़ा बहुत तो समझ आ ही जाएगा, वैसे ऐसे थोड़ी ना बिल्कुल समझ नहीं आएगा। नोट्स बनाने के लिए कर सकती हो। मोचल स्टडी सेशन। चलो स्टार्ट करते हैं अब। सबसे पहले अरे यार म्यूट कर लिया करो वो। हाँ चलो लेट्स स्टार्ट। अब देखते क्या है इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। अरे यार यार ये कीबोर्ड भी आज कीबोर्ड भी हैंग। वाओ रे। अरे यार ये इतना पता नहीं। अरे भाई ध्यान रखा करो यार, म्यूट वाले थोड़ा दूर रखा करो। चलो अब देखो सबसे पहले तुम क्या लिखना। एक तो तुम्हें ये जो ऑडिट की डेफिनेशन है ये थोड़ी अपने सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए ऑडिट की डेफिनेशन क्या है। ये थोड़ी ज्यादा मतलब अगर तुम किसी और के भी लिख रहे हो ना तो ऑडिट की डेफिनेशन मतलब उसके अंदर रेफर करके तुम इसको एक्सप्लेन कर सकते हो ऑडिट की डेफिनेशन को। तो ये जरूर लिख के चलना। अब क्या ऑडिट क्या देखो, अगर एक्सप्लेन करना हो तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। पहले मैं ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ के एक बार वो करवा देता हूँ कि क्या तुम्हें लिखना पड़ा एक बार। उसके बाद जितना टाइम होगा मैं टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग ही चलूंगा इस ऑडिट के लिए। तो मैं उसी अकॉर्डिंग रेफर करूंगा, जितना एक्सप्लेन कर पाऊंगा ज्यादा तो उसको कर दूंगा। एक तो उसको लिख के चलना डेफिनेशन को। फिर क्या है, पर्सन कंडक्टिंग, एक ये वाला जरूर लिख के चलना। ये वाला थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब ये है कि ये वाले सीधा स्टेप्स वगैरह ऐसे पूछ लेते हैं क्या। हाँ वो केस भी बनाते हैं, देखो क्या द पर्सन कंडक्टिंग दिस टास्क, मतलब जो भी क्या है किस टास्क को ऑडिट के मतलब टास्क को या फिर जो करा फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या जो ऑडिट के करा होगा वो क्या उसको क्या टेक के रखनी है क्या कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वुड नॉट मिसलीड एनीबॉडी। मतलब जो भी ऑडिट का जैसे क्या है ऑडिट इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, अब जो भी ऑडिट कर रहा होगा ना उसको अपने क्या ध्यान रखना है कि माइंड में कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो किसी को मिसलीड ना कर रहे हो किसी और पर्सन को। और उसे क्या करना है, ही कैन डू ऑनेस्टली बाय सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ, वो अपने आप को कैसे प्रूव कर सकता है। तो यहाँ से क्वेश्चन केस स्टडी बेस भी कई बार बन चुका है, एक बार आ भी चुका है मतलब यहाँ से। तो इस क्वेश्चन को जरूर लिख के चलना। और इस क्वेश्चन में ना जैसे कीवर्ड अगर तुमने मैं बताओ ना तो कीवर्ड्स कैसे करने हो, जैसे अकाउंट हैव विथड्रॉन एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब क्या लिख रहे हैं एंट्रीज। एक तो तुम्हें ऐसी ये वाली लाइन लिखनी है जैसे एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ऐसे जैसे मैं साथ साथ ना कीवर्ड भी थोड़े हाईलाइट करवाता रहूंगा कि जो तुम्हें उस आंसर में होने चाहिए। तो तुम भी उस अपने आंसर में ना जो भी लिखो उसमें से हाईलाइट करते रहना अपने उसमें कि जैसे वो अंडरलाइन कर लिया कि ये वाला कीवर्ड थोड़ा ज्यादा है। अगर तुम बाकी अगर स्टार्टिंग में भी कुछ और लिख देते हो कि एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट पार्क होनी चाहिए, मतलब रेफर होनी चाहिए कि प्रॉपर हो, उनका रेफरेंस होना चाहिए, तो ये इसका मिल जाएगा। अब क्या जो हमने देखो क्या थी कि जो अपने एंट्रीज पढ़ी क्या है वो एडिक्वेटली सपोर्टेड हो कि किससे SAE। अब देखो एक सेकंड। हाँ सॉरी, देखो इसमें क्या था कि फर्स्ट पॉइंट में लिख रखा है ना एंट्रीज बुक्स ऑफ अकाउंट में पार्क होनी चाहिए। उसका क्या है, क्या लिख रखा है एडिक्वेटली सपोर्टेड भी होनी चाहिए जो एंट्रीज हमने पार्क करी है। अब इसका ऐसे रेफरेंस ऊपर से ले लो कि अगर जैसे कोई लॉजिक तुमने बनाना हो कि क्या सबसे पहले एंट्रीज चेक करो कि एंट्रीज हो रखी है कि नहीं हो रखी। एंट्रीज के बाद देखो
कि एंट्रीज के पीछे उनका कोई एविडेंस वगैरह सपोर्टिव एप्रोप्रिएट एविडेंस है कि नहीं है, मतलब कोई सपोर्ट कर रखा है कि नहीं कर रखा। अब ये चेक करने के बाद करो कि जैसे नन ऑफ द एंट्रीज हैव बीन ओमिटेड इन द प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन एंड इन द हैज बीन फाउंड। अभी देखो क्या रखना है कि नन ऑफ द एंट्रीज हैव बीन ओमिटेड, तुम्हें ये चेक करना है इसके अंदर। ऊपर आगे की वाली लाइन तुम इतनी लिखो ना, चलो ये वाली लाइन ये है कि नन ऑफ द एंट्रीज हैव बीन ओमिटेड, ये वाली नन ऑफ द एंट्रीज हैव बीन ओमिटेड, मतलब कोई भी एंट्री छूटनी नहीं चाहिए। जैसे अगर कई बार की हम बात करें, जैसे मैं इनके एग्जांपल भी देता हूँ मैं पूरा करने के बाद सबके, ये हो गया। अब क्या इन्फॉर्मेशन कन्वेड इन, अब ये थोड़ी अलग होगी, ऊपर वाली तीन वो होगी कंबाइन होगी, जैसे कि सबसे पहले एंट्री चेक कर ली, वो उनके पीछे एविडेंस होना चाहिए उनका, और कोई भी एंट्री छूटी ना हो, ओमिट ना हुई हो। फिर आगे क्या है, इन्फॉर्मेशन कन्वेड बाय स्टेटमेंट्स इज क्लियर एंड अनएम्बिगियस, मतलब जैसे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है, मतलब जो स्टेटमेंट्स होगी उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं हो कि जैसे हमको समझ ही ना आ रहा हो, या फिर तक क्योंकि यूजर्स को जैसे हमें समझ नहीं आएगा, ऑडिटर्स को ये तो चलो हम तो क्लैरिफाई करवा लेंगे क्लाइंट से या फिर जिससे भी होगा पार्टी से, तो कि इसमें थोड़ा सही कर दो यहाँ पे। तो अभी अगर जैसे हमें समझ नहीं आ रहा, हम डायरेक्टली अगर यही यूजर्स को दे देते तो उन्हें क्या समझ आता कि हमें समझ नहीं आ रहा, तो उन्हें क्या आएगा, मतलब इसको डायरेक्टली। तो मतलब क्या होनी चाहिए, वो क्लियर और अनएम्बिगस, मतलब कोई डाउट रेज ना करिए अपना जो इन्फॉर्मेशन थी। अब क्या लिख रखा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी क्या है अमाउंट्स है, जैसे हम जो वैल्यूएशन जैसे हम अमाउंट शो करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस में, कैश फ्लोज में, क्या है वो प्रॉपरली क्लासिफाइड, डिस्क्राइब्ड एंड डिस्क्लोज होनी चाहिए। अब देखो इनका क्या होना चाहिए, कंफर्मेटिव विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या फिर इंड AS जो भी रेलेवेंट एप्लीकेबल होंगे उस पे एंटिटी पे। अब क्या करके क्लासिफिकेशन, मान लो कौन से ग्रुपिंग के अंदर वो आनी चाहिए, मतलब जैसे किस ग्रुप के अंदर वो आनी चाहिए, मतलब कि जैसे एक नॉन करंट एसेट्स है, शॉर्ट टर्म है, प्रोविजन है, मतलब कौन से हेड के अंदर आ रहा है, तो उसकी क्लासिफिकेशन होनी चाहिए। अब डिस्क्राइब कि उसके बारे में हमें जैसे इन्फॉर्मेशन वगैरह भी दे रखी हो, वर्किंग नोट्स वगैरह। और क्या उन्हें क्या जैसे अगर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जैसे उनका डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है तो उनको डिस्क्लोज भी कर रखा हो, ये चीजें होगी। अब क्या लिखा है, और लास्ट में कि द स्टेटमेंट्स अकाउंट हैव बीन प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू पिक्चर ऑफ द ऑपरेशनल रिजल्ट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब क्या जो स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स हमने जो बनाई है ऊपर चेकिंग की थी, क्या कि ऑडिटर को क्या चेक करना होता है कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू हमें जैसे वो ट्रू एंड फेयर व्यू देना होता है ना ऑडिटर को, जैसे फाइनल में मतलब कि ट्रू एंड फेयर व्यू है कि नहीं, मतलब जो, तो उसके लिए क्या होगा कि जो अकाउंट्स की अगर वो ट्रू एंड प्योर दे रही होंगी तभी हम अपना ट्रू एंड प्योर व्यू दे देंगे ना अपनी रिपोर्ट में, ऑडिट रिपोर्ट में, जैसे जो हम चैप्टर पढ़ेंगे कि हम अपना ट्रू एंड फेयर व्यू ओपिनियन, मतलब जो ओपिनियन हम ट्रू एंड फेयर व्यू है ये इन द वे ऑफ अकाउंटिंग, जैसे ये लिख रखे ना इन कन्फर्मेटिव विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो वहाँ पे भी हम लिख देते हैं कि एज पर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जैसे उसके अंदर सीधा हम AS का रेफरेंस दे देते हैं या इंड AS का जो भी एप्लीकेबल होते हैं। तो अब जैसे ये हो गए। अब जैसे अब मैं बात करूं, जैसे अब मैं कोई, अब जैसे तुमने सबने ये लिख लिया, अब कोई मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे अब क्या एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब एंट्रीज को हम जैसे मान लो कि एक मैं कोई एक लेजर की बात कर रहा हूँ, जैसे कोई इंटरेस्ट का था, जैसे इंटरेस्ट या फिर कोई रेंट का, मान लो रेंट का था, थोड़ा इंटरेस्ट का इसमें, मतलब इंटरेस्ट का कह रहा हूँ, वो इंटरनेट एक्सपेंसेस का, जैसे जो फॉर्म जैसे इंटरनेट अपने वो उसमें कॉर्पोरेट में जैसे वो लगा रहे हैं ना, इंटरनेट के चार्जेस हो रहे हैं, उनका जैसे बिल आएगा उसके बाद उसकी पेमेंट होगी या तो प्रीपेड होगी उसकी। प्रीपेड का छोड़ो, ये है कि जैसे 30 डेज, चलो उसमें प्रीपेड का ही आएगा कि जैसे जैसे एक्सपेंस होने से पहले हमें उनका एक्सपेंडिचर बुक होना चाहिए। लेकिन ये भी होता है कि जैसे सामने वाली पार्टी के साथ हमारा एग्रीमेंट वगैरह बन रखा है, तो उसमें ये होता है कि जब इनवॉइस आएगा तब उसके अगेंस्ट हम पेमेंट कर देंगे उस केस में। जैसे 30 डेज कंप्लीट हो गए, जो भी मंथ कंप्लीट हो गया, उसके बाद जब भी वो सामने वाली पार्टी उसका इनवॉइस रेस कर देगी तो हम उसके अगेंस्ट अपनी पेमेंट कर देंगे उस केस में। तो जैसे सामने वाली 30 डेज होने के बाद 4-5 डेज के बाद अपनी पेमेंट करती है, मतलब जैसे इनवॉइस रेस करती है सामने वाली पार्टी उसका, तो उसके केस में हमें क्या अप्रैल टू, जैसे अगर हम बात करें अप्रैल टू फैब का, तो अगले अगले महीने में आके मतलब उनका हम बुकिंग कर देंगे करंट ईयर में आके, कि जैसे उसी ईयर में कि हम जो भी जैसे हम एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है, जैसे टैली होगी, जैसे मोस्टली टैलीज यूज करते हैं या कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो उसी में अपने क्या अप्रैल टू लेके एक बार फरवरी तक की उन्होंने एंट्री कर रखी होंगी। क्योंकि अब देखो जब मार्च का होगा, क्या मार्च का इनवॉइस कब आएगा, अप्रैल में आएगा, क्योंकि 4 या 5 जब भी उनका होगा। अब अप्रैल में आएगा मतलब इनवॉइस आया नहीं अभी तक, तुमने क्या है वो उसकी एंट्री वो अभी तक डाली नहीं होगी, एंट्री तुमने डाली नहीं होगी, मतलब लेकिन तुम एक्सपेंसेस जो उनकी सर्विसेज थी वो ले चुके हो तुम उसकी, मतलब क्या होगी, मतलब अमाउंट हमें, मतलब ये पता है कि हमने सर्विसेज ले लिया और हमने पेमेंट भी करनी है उसकी। तो तुमने जैसे अकाउंटिंग में पढ़ रखा होगा कि हमें उसके अगेंस्ट प्रोविजन बनाना होता है कि जिसमें हमें अमाउंट भी सर्टेन हो कि हमारी हमें लगेगी, और हमने जो एक्सपेंसिव मतलब जो भी सर्विसेज थी वो भी हमने ले चुकी हो। तो उस केस में हमें क्या है, मार्च का हमें प्रोविजन बुक करवाना होगा क्लाइंट की, मतलब उन्होंने बुक कर रखा है कि नहीं कर रखा। अब कर रखा है तो ठीक है, मतलब उन्होंने एंट्री पार कर रखी होगी।
अब जैसे ये सपोर्टेड थे एविडेंस का, अब एविडेंस क्या होगा, जैसे जो इन्होंने एंट्रीज डाली है उनके पीछे उनका जो इनवॉइस आएगा वो भी लगा रखा उन्होंने हर मंथ का, तो वो एविडेंस बन जाएगा। अब क्या लिखा, नन ऑफ द बुक हैव बीन ओमिटेड। अब जैसे मार्च का प्रोविजन बनना था, मान लो बाई चांस उन्होंने बुक नहीं किया, वो भूल गए, क्योंकि जैसे एंटिटीज में बहुत सारी एंट्रीज पास वो डालनी होती है, मतलब बहुत सारे लेजर वगैरह होते हैं, तो कई बार मान लो कोई प्रोविजन भूल जाता है बंदा कि मतलब कि नहीं डाल रहा उसने, तो वो कोई गलती तो होती नहीं, तो हम जो ऑडिटर होते हैं वो देख लेते हैं कि जैसे जो रेगुलर एक्सपेंसेस होते हैं उनके अगेंस्ट प्रोविजन बुक हो रखा है कि नहीं हो रखा। तो हमने देखा कि प्रोविजन बुक नहीं हो रखा, तो उसको हम प्रोविजन बुक करवा देंगे, तो ये वाला थर्ड पॉइंट हो गया। अब बाकी आगे वही होगा कि एएस की कोडिंग होनी चाहिए, ट्रू एंड प्योर, क्लियर और अनएम्बिगुअस। तो तुम ऐसे ही अपना एक एग्जांपल साइड में इसके लिख सकते हो कि अगर तुमने कोई रेफरेंस थोड़ा बहुत एग्जांपल से समझना हो, इसमें जैसे इंटरनेट एक्सपेंस था, उसके पीछे उसका इनवॉइस रेज होना चाहिए, क्या वो ओमिटेड नहीं होना चाहिए, मतलब प्रोविजन तुम्हारा उनका छूटा नहीं होना चाहिए। अब इन्फॉर्मेशन है वो क्लियर, मतलब क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट, एक्यूरेट नहीं होना, जैसे क्लियर, बिल्कुल साफ, मतलब क्लियरली रिप्रेजेंट हो रखी हो। तभी जो जैसे स्केड्यूल 3 है उनके अकॉर्डिंग फर्म को, सारी फर्म को सेम बनाना होता है, ताकि कोई अलग अलग यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे, कि जैसे इसी हेड के इसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में हमें शो करना है सारी अमाउंट्स को, तो उसमें शो होंगी। ऐसे जो प्रॉपरली डिस्क्राइब वही हो गया, क्लासिफिकेशन वगैरह की जो उन्हीं के अंदर, और ट्रू और फिर फाइनल में हमें क्या है, सारा इनका इनका मतलब जो निचोड़ या फिर जो करक्स होता है, मतलब क्या कि वो क्या है, ये सारी चीजें क्या है, ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइड करी हो हमें। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा तैयार, ये वाला थोड़ा वो होता है इस केस में, तो ये लिख लेना, केस भी लिखना हो कोई तो मेंटेन करके रख लेना। और जैसे अभी एग्जाम्पल है ना, तो अगर टाइम हो तो बिल्कुल इनको पढ़ के जाना, तो तुम्हारी क्लैरिटी वगैरह थोड़ी अच्छी से बहुत ऑडिट में मौजूद बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि इस बार ना मॉड्यूल में मतलब थोड़े ज्यादा एग्जाम्पल्स वो कर रखे हैं। और एक ये वाला भी, कि अब ये वाला क्वेश्चन है ना जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है, ये क्वेश्चन में ना अगर तुम्हें कोई वजह से अगर कोई रेलेवेंट, अगर इसके जैसा कोई आता है ना, तो वो उसके अंदर भी अगर ये लिख देते हो ना ऐसे 200 या 220 का, तो वो ना थोड़ा लॉजिक बन जाता है उस, क्योंकि ना ये रीजनेबल एश्योरेंस वगैरह तो वो जनरली मिस मैच हो रहे होते हैं, तो तुम्हें वो इसके कोई ना कोई नंबर दे सकता है। तुम ये वाला भी अच्छे तरीके से करके जाना, कि ऐसे 200 का क्या ऑब्जेक्टिव होता है उस केस में, कि ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। अब तुम ऐसे देखो, अब किसी ने देखो इन्होंने भी क्या लिख रखा है, एस पर ऐसे 200 और उसका नाम दे रखा है, तो जब भी तुम अगर ऐसे का नाम दे रखे हो तो उसका रेफरेंस जरूर देना, वरना नंबर ही मत लिखो, मतलब ऐसे मतलब करो कि उसका अगर तुम्हें नाम अगर पता हो तो तभी मतलब उसका रेफरेंस दो, मतलब उसका ऐसे थोड़ी ना ऐसे एस पर 220, मतलब थोड़ा उसका रेलेवेंस दो एक बार कि वो क्या है, मतलब वो दिखता है कि बंदा है वो थोड़ा करके तैयार आया है, उनको नाम तैयार है। तो ये, तो अब क्या लिख रखे हैं कि एक तो ये वर्ड होना चाहिए क्या, रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, क्या वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, और क्या लिख रखा है, एनेबल टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, क्या है ऑडिटर को क्या करना है, एक्सप्रेस ओपिनियन करना होता है किस पे, वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट, मतलब क्या, अब इसके हम डेफिनेशन मतलब जो ये बता रखे हैं इसको भी हम थोड़ा डिटेल में करेंगे एक बार पूरा वो करते हैं, क्या एज पर क्या लिख रहे हैं, जैसे मैंने बात किया था एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, मतलब उस एंटिटी पे क्या अप्लाई हो रहा है, एएस इंड एएस वगैरह, या फिर अगर कोई और रेलेवेंट, अगर कोई जैसे इंटरनेशनल फर्म है तो उस पर कोई और उनके एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स अप्लाई हो रहे हो तो वो करने होंगे उन्हें। फिर क्या लिख रखा है लास्ट पे, क्या लिख रखा है कि हमें क्या रिपोर्ट करनी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, जैसे ऑडिट रिपोर्ट, मतलब ऑडिट रिपोर्ट होगी ऑडिट के केस में, जैसे और भी एश्योरेंस एंगेजमेंट होगी तो वो भी रिपोर्ट्स होती हैं, तो मतलब उनके केस में भी अलग रिपोर्ट्स आती है, तो वो भी। और क्या करना है, हमें कम्युनिकेट करना है एज पर एसेज इन रिक्वायरमेंट विद इन अकॉर्डेंस विद ऑडिटर्स फाइंडिंग। ऑडिटर फाइंडिंग मतलब क्या, ऑडिट में जो भी मतलब ऑडिटर में जैसे कोई पॉइंट्स वगैरह आए हैं तो उसके उसके साथ हमें उनको वो करना है, कम्युनिकेट करना है एज पर एसेज, मतलब जैसे एज पर जैसे 700 ऐसे है वो प्रोवाइड करेगा कि हमें अब ऑडिट रिपोर्ट में किसको करना है, कि फॉर्मेट होता है कि किसको रिप्रेजेंट करना है, हमारे यूजर्स कौन है, मतलब जैसे शेयर होल्डर्स हो गए, मेंबर्स हो गए, तो उन्हें हमें ऊपर नाम लिखना था ऑडिटर रिपोर्ट में, तो उसकी बात कर रही है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी लिख के चलना। अब इसमें क्या होगा कि देखो, ऑडिटर को रीजनेबल एश्योरेंस क्या होता है कि मतलब एब्सोल्यूट एश्योरेंस होगी, एक तो तीन टाइप की होती है, जैसे तीन या रिपोर्ट। एब्सोल्यूट एश्योरेंस होगी 100% की, जो हमने चेकिंग की है वो 100% ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइड करी है, और ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं होगा फिर वो हो जाएगा ट्रू एंड करेक्ट व्यू, कि बिल्कुल करेक्ट होगी क्योंकि हमने 100% चेकिंग कर ली। लेकिन ऑडिट में 100% चेकिंग करना इम्पॉसिबल होता है, कि हम नहीं कर पाते 100% चेकिंग, एक्सेप्ट किए वो एंटिटीज में मतलब ट्रांजैक्शन ही बहुत कम हुई हो कि तब हम कर सकते हैं, तो फुल चेकिंग ही कर सकते हैं हम, तो उस केस को छोड़ के हम मतलब पूरी चेकिंग नहीं हो सकती। तो तभी लिख रखा है कि ऑडिटर को एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड करना, रीजनेबल एश्योरेंस, और रीजनेबल होता है एब्सोल्यूट से जस्ट नीचे ना, मतलब मॉडरेट होता है, एक मॉडरेट होता है मतलब थोड़ा कि 40-50 मतलब थर्ड टाइम इतना होता है कि 50% के आसपास अराउंड होता है कि हम मॉडरेट एश्योरेंस के
कि वो हमें अदर टाइप्स ऑफ ऑडिट में, जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि एश्योरेंस वगैरह ऑडिट होती है, जैसे एंगेजमेंट लेवल ऑडिट होगी, तो उसमें हमें वहाँ ये वाले एश्योरेंस वो प्रोवाइड करने होते हैं मॉडरेट, क्योंकि जैसे अगर क्वार्टरली भी ऑडिट होती है तो उस केस में हमें क्या एश्योरेंस ऑडिट वगैरह होती है कि वो एश्योर करना होता है कि करेक्टली प्रोवाइड हो रखी है कि नहीं हो रखी। ठीक है, अब ये हो गया। अब रीजनेबल एश्योरेंस करनी है अबाउट किस पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने पढ़ रखा है कंपनीज एक्ट में क्या होता है, वो जो 5 टाइप्स के होते हैं। एक तो सेक्शन 129 में हो गया, और अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें सेक्शन 2 क्लोज कौन से में होता है बताना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। 240 में 40 में होता है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हाँ, सेक्शन 2 क्लॉज 40 में होता है शायद। शायद कहाँ से आ गया अब। हाँ 2 क्लॉज 40 में ही होता है। करेक्ट, मैं कॉन्फिडेंस चेक कर रहा था अपना। जब भी बात करो, जो अगर तुम जब भी बात करो तो अपना तुम्हारा कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि अगर कोई सामने वाला, मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे ये डेबिट होना है तो बोलो हाँ डेबिट ही होना है, ये मत बोलो फिर सोचना नहीं नहीं क्रेडिट क्रेडिट होना है, वो चीज़ नहीं होती। तुम्हारा कॉन्फिडेंस होना चाहिए ये चीज़ है तो ये चीज़ है। तो जैसे मैंने एक बार बोला, वो बोले शायद, फिर शायद पे आगे ना थोड़ा एश्योरेंस उसका नीचे गिर गया। तो ऐसे तुम्हें कॉन्फिडेंट, अगर तुम्हें आती है तो वो चीज़ आती है, मेरे को आती है, ऐसे बोला करो सीधा। तो जैसे वो, अब जैसे 2 क्लोज 40 में 5 टाइप्स आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर की, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, वो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ नोट्स नोट्स और रेलेवेंट सिग्निफिकेंट मतलब जो इन्फॉर्मेशन होगी, तो उनको हमें उन पे हमें एश्योरेंस प्रोवाइड करना होता है। मतलब रीजनेबल एश्योरेंस क्या, कि वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। मटेरियल मिसस्टेटमेंट होता है कि जैसे अगर कोई हमने गलती ना कर रखी है, जैसे हमने प्रोविजन बुक नहीं कर रखा, तो उससे क्या हमारी लाइबिलिटी पे इफेक्ट आएगा, प्रॉफिट पे इफेक्ट आ सकता है, तो मतलब उनकी क्लासिक अमाउंट डिफरेंट हो सकती है, तो वो मिसस्टेटमेंट हो सकती है। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि क्या होनी चाहिए मिसस्टेटमेंट, जो गलती कर रखी है वो मटेरियल हो, ना कि इमटेरियल। मान लो जैसे कोई करोड़ की, जिसकी जो बैलेंस शीट है वो 1000 करोड़ में चल रही है, अब उसके लिए क्या 1000 2000 अमाउंट क्या मटेरियल थोड़ी ना होगी। मान लो जैसे इंटरनेट एक्सपेंसिस था 5-10 हज़ार के हो रहे हैं 10,000 के, तो उनके लिए रेलेवेंट थोड़ी ना कि 10,000 का कोई खर्चा अगर हमने नहीं कर रखा तो उनके लिए मटेरियल नहीं है। तो करवा दिया तो सही है, अगर नहीं कर रखा तो वो मटेरियल नहीं होता, क्योंकि हमने मटेरियल में स्टेटमेंट करनी है, चेक करनी है, मतलब वो करनी है। अब क्या लिख रखा है, मटेरियल मिस्टेक वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। एरर मतलब कोई गलती होगी, फ्रॉड हो गया जानबूझ के, तो उन दोनों रीजंस की वजह से गलत ना और क्यों। और क्या लिख रखा है, अब उस पे क्या ऑडिटर को एक्सप्रेस कर रहा है ओपिनियन, अगर वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगी तो ऑडिटर उस पे क्या करेगा, एक्सप्रेस ओपिनियन करेगा एज पर, मतलब ऐसे जो 700 सीरीज है वहां पे, मतलब उनके अंदर रेफरेंस आता है फिर इनका ओपिनियन के लिए। और किस पे करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रीपेड इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट। तो ये जैसे ऊपर आ गया कि मटेरियल ही होनी चाहिए, इमटेरियल वाले पे इतना वो रेफर नहीं होता। और क्या होता है मटेरियलिटी होती है, वो सब पे डिपेंड करती है फर्म टू फर्म, मतलब जो एंटिटी टू एंटिटी, सबकी मटेरियलिटी अलग हो सकती है। मान लो जो कोई लैक्स की, मतलब क्या 10 लाख की किसी की बैलेंस शीट में अमाउंट आ रही है 10 लाख तक की, उसके लिए क्या 5,000 या 2,000 की अमाउंट भी रेलेवेंट हो सकती है उसके लिए, तो लेकिन जो करोड़ के लिए उसके ना हो उसके लिए, ये हो गया। और क्या है, जो रिपोर्ट हमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे करनी है क्या एज पर एस करनी है, ये इतना आ जाएगा। और जो हमें जैसे ऊपर करना था AFRF के अकॉर्डिंग करना है, जो हमने इंडिया जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रखे हो एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कर रखे हो, ये हो गया एक। तो यही उसका एग्जांपल पढ़ लेना अब उसका। और लास्ट 10 मिनट्स है। हम्म, चलो ये वाला क्वेश्चन मार्क करवा देता हूँ, इस पे क्या क्या लिखना है अब देखो ये वाला स्कोप ऑफ ऑडिट, अब स्टार्टिंग है ना चैप्टर, इस चैप्टर 1 में ना स्टार्टिंग है 3-4 क्वेश्चन थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर थोड़े आगे आ जाते हैं, मतलब बीच के लिए कुछ मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो रीडिंग पर्पज के लिए है, वो इतना नहीं आता। तो स्टार्टिंग है 3-4 है ना, स्कोप ऑफ ऑडिट, ये भी प्रिंसिपल एस्पेक्ट पढ़ेंगे, एडवांटेजेस पढ़ेंगे, वो आ सकते हैं वो कि एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट, जैसे अगर हम तुम्हारी ऑडिट करें तो उसके एडवांटेजेस क्या ऑडिट करने के। एक सेकंड। हाँ ठीक, एक सेकंड, हाँ चलो। क्यों देखो क्या, कि जो स्कोप ऑफ ऑडिट है जैसे हम पढ़ रहे हैं कि अब क्या, जैसे क्वेश्चन तो आ सकते हैं, तो स्टार्टिंग है 4-5 क्वेश्चन मतलब थोड़े अच्छे से करके, मतलब वो होने चाहिए तुम्हारे पास। आगे के मतलब इतने ना हो कि तुम्हारे पास एक जैसे थ्रेड्स आएंगे, वो थोड़ा होगा, वो हम आगे बता दूंगा मैं। अब क्या होना चाहिए कि जो क्या है, जो स्कोप ऑफ ऑडिट,
जैसे जैसे जो बोर्ड में लिख रखा है ना वही अब तुम्हें लिखना पड़ेगा, अपने अंडरलाइन कर लेना साथ के साथ। क्या है कि जो ऑडिट है वो क्या करनी चाहिए, एडिक्वेटली ऑल एस्पेक्ट कवर करनी चाहिए, मतलब जितने तुम ज्यादा कर पाओ उतना रेलेवेंट, मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रेलेवेंट है लिख रखा है इसमें, क्या रेलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब अदर देन अगर कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट ही नहीं कर रखा उस पर ओपिनियन प्रोवाइड ही नहीं करना, तो उसके लिए हमारे लिए जरूरी नहीं है। तो मतलब एडिक्वेटली, मतलब मोस्टली सारे एस्पेक्ट कवर कर लो तुम। अब मैं क्या लिख रखा है, फॉर्म एन ओपिनियन ऑफ फाइनेंशियल, हमें इस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। अब तुम ना जैसे अपने नोट्स में ऐसे भी कर सकते हो, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बारी बारी अभी बहुत बार आता है, मटेरियल में स्टेटमेंट बहुत बार आएगा, फ्री फ्रॉम मटेरियल में स्टेटमेंट। अब जैसे और ये जैसे अदर बहुत कई चीजें बहुत बार आती है, जैसे एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, सब ऐसे ही, मतलब वो जो आगे सपोर्टिव एविडेंस हो गए तो उसके इसमें एडिक्वेटली सपोर्टिव एविडेंस होते हैं, तो उसके इसमें तुम उसकी एब्रीविएशन स्टार्टिंग से सब मेंटेन करके रखो। क्या होगी, मटेरियल स्टेटमेंट की एमएमएस, की मटेरियल स्टेटमेंट सीधी सी बनाई। और के जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है एफएस लिख लो, एफएसटी लिख लो, वो हो गया। एफआरएफ की जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हो गए, एएफआरएफ हो गए उनके, ऐसे सीधा बोला करो। कि और जैसे अब क्या था, एक और वो था सपोर्टिव एविडेंस थे, तो उनमें ऐसे ही सपोर्टिव एडिक्वेटली, मतलब वो जो वो होते हैं एविडेंस, तो उनपे ऐसे ही लिख लिया। तो ऐसे अपनी एब्रीवेशन बना के चलोगे ना तो तुम थोड़े जल्दी रिलेट कर पाओगे उनसे अपना। तो जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट बीओए बोलते हैं, हम सीधा बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके नहीं कर रखी। अब देखो, अब चलो हम आगे बढ़ते हैं कि जैसे 5-6 मिनट 7 मिनट है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या करना है, कि जैसे जो हमने डाटा ऑब्टेन किया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे, क्या अदर सोर्स पे क्या है, वो रिलायबल होना चाहिए, हम उस पर विश्वास कर सके। और कि सफिशिएंट सफिशिएंट होना चाहिए, रिलायबल एंड सफिशिएंट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट करके चलना कि ये वाला थोड़ा ज्यादा है, रिलायबल एंड सफिशिएंट। और क्या की क्या चीजें होनी चाहिए, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और अदर सोर्स डाटा, ये होना चाहिए रिलायबल और रेलेवेंट, सफिशिएंट। Informing opinion, auditor should decide whether the relevant information is properly disclosed। अब इसमें क्या होना चाहिए, information is properly disclosed, relevant मतलब relevant तो होनी चाहिए, क्या properly disclose कर रखे हो तुमने। Auditor assess reliability and sufficiency of making the, रुको एक बार, ऑडिटर assesses the reliability, क्या ऑडिटर को जैसे ऊपर हमने रिलायबिलिटी है जैसे रिलायबल और सफिशिएंट होनी चाहिए। अब जैसे ये वाला पॉइंट था, अब इसकी हम चेकिंग कैसे करेंगे, यहाँ पे आएगी कि हमें इसको कैसे चेक करना है, असेस करना है। जब कैसे करना है इसकी, क्या स्टडी और इवैल्यूएशन करेंगे हम अकाउंटिंग सिस्टम का, अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल का। हम जैसे आगे चैप्टर्स भी आ जाएंगे इंटरनल कंट्रोल का, तो हम वहाँ पढ़ेंगे अच्छी तरीके से क्या होते हैं सारी चीजें, हमें उनके बारे में चेक करना है, अकाउंटिंग वो कैसे करें, इंटरनल कंट्रोल कैसा उनका। फिर आगे क्या करना है, सेकंड में उनका टेस्ट करेंगे, इंक्वायरीज करेंगे, अदर वेरिफिकेशन प्रोसीजर लगाएंगे, ये आगे तुम्हारे फर्दर चैप्टर में भी आएगा ये चीजें। तो तभी मतलब तुम्हें इनका वो बताना चाहिए, तो मैं जैसे ये लिख दो सीधा इनके, टेस्ट इंक्वायरीज एंड अदर वेरिफिकेशन प्रोसीजर, इतना लिख लो बस। आगे तुम अपने आप थोड़ा बहुत इतना दिमाग आ जाता है कि जब तुम पूरे कर लोगे कि हमें क्या लिखना है, तो तुम्हारे बेसिक जैसे ये अंडरलाइन तुम्हारे वो थोड़े ज्यादा ही वो हो कि तुम्हें ये वर्ड्स तुम्हें ध्यान रहे बस। और आगे क्या हो गया, और डिटरमाइन वेदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज प्रॉपर्ली डिस्क्लोज। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि जैसे क्या रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली डिस्क्लोज है, अब इसके हम कैसे करेंगे, डिटरमाइन करेगा वो क्या, ये जो हमने जो क्या लिख रखा है अंडरलाइन रिकॉर्ड्स अदर सोर्स डाटा है वो प्रॉपर्ली समराइज हो, मतलब उसके हमने समराइजेशन भी प्रॉपर्ली कर रखी है उसकी। तो ये आ गया उस केस में, समरी बना रखी है हमने प्रॉपर उसकी। Considering the judgment that management has in preparing for accordingly auditor selection and consistent, क्या ऑडिटर को क्या असेस करना है कि सिलेक्शन एंड कंसिस्टेंट एप्लीकेशन हो उनकी अकाउंटिंग पॉलिसीज की, इसको अंडरलाइन कर लो कि उनमें क्या, एक तो क्या करना है कंसीडरिंग द जजमेंट। फिर कई बार होता है कि जैसे अकाउंटिंग जैसे मैनेजमेंट ने कोई और अकाउंटिंग मतलब थोड़ी वो कर रखी हो कि जैसे प्रोविजन कई होती है कि जैसे अगर कोई प्रोविजन हो गया, जैसे इंटरनेट एक्सपेंसेस की थी, कई होती है जैसे जो अप्रैल टू फेब हुए थे उनका भी वो ऐसे बनाते हैं कि कई बार प्रोविजन बुक करके उनका फिर रिवर्सल करेंगे, कई होती है डायरेक्ट उसका एक बार एंट्री पास कर देंगे। तो वो डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट कैसे वो कर रही है उनके लिए, तो वो डिपेंड करता है उनका क्या एडिक्वेट डिस्क्लोजर वगैरह होना चाहिए। अब ऑडिटर को क्या है कि एक ऑडिटर की क्या, ऑडिटर का स्कोप है कि उसे अपनी ड्यूटी से, मतलब जो भी उससे ड्यूटीज है उससे उसको आउटसाइड बाहर नहीं जाना उसको अपनी ड्यूटीज से। अब सीधा सा बस तुम इसमें ये वाला स्टार्टिंग वाला ही लिखना है कि ऑडिटर उसको क्या अपनी ड्यूटी से आउटसाइड द स्कोप ऑफ कॉम्पिटेंस, मतलब उससे अपनी आउटसाइड द ड्यूटी मतलब एरिया से परफॉर्म ज्यादा नहीं करना। अगर क्या है कांस्टेंट ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट, मतलब ये जो हमने ऊपर पढ़ा, अगर किसी ने उस पर लिमिटेशन या कांस्टेंट लगा रखे हैं तो हम उस केस में क्या करेंगे, हमारे पास ये राइट होता है कि हम अनक्वालिफाइड ओपिनियन प्रोवाइड करते हैं।
कि हम जैसे अनक्वालिफाइड ओपिनियन में आगे ऐसे 705 में उसमें हम पढ़ लेंगे कि एक अनक्वालिफाइड ओपिनियन सारे क्या होते हैं, या क्वालिफाइड ओपिनियन आ गया तो डिस्क्लेमर हो गया, तो हम उसमें क्या वो अप्लाई करेंगे। अनक्वालिफाइड में आ गया, अनक्वालिफाइड के ही आगे होते हैं कि क्वालिफाइड करेंगे, डिस्क्लेमर करेंगे। कि मतलब ज़्यादा ही अगर कोई ओपिनियन हमें कोई एविडेंस भी नहीं मिल रहा तो हम डिस्क्लेमर दे देंगे उसका कि हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। लेकिन अगर हमें सपोर्टिव एविडेंस वगैरह कई चीज़ मिल चुके हैं, लेकिन हमें फिर भी मैनेजमेंट से अगर कोई दिक्कत मतलब ज़्यादा रेलेवेंट स्टेटमेंट थी, तो हम उस केस में क्वालिफाइड ओपिनियन कर लेंगे। तो अभी आज के लिए इतने ये 3 क्वेश्चन लिख के चलना, 3 या 4 3 हाँ 3 ही हुए हैं, तो इनके एक तो रिवीजन करना। देखो कितना छोटा सा है, तुम इसको डेली करोगे ना लॉजिक के साथ, जैसे हमने ये केस बनाया था वहाँ पे वो याद कर लो, एक केस बना लिया। ऑब्जेक्टिव भी हमने जैसे कर लिया, रीजनेबल एश्योरेंस किस पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, वो भी किससे, ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर। फ्रॉड एंड एरर, अब उसमें हमें क्या करना है, अपनी रिपोर्ट मतलब क्या है, अपनी वो करनी है, एक्सप्रेस ओपिनियन करना है। उसके बाद हमें क्या करना है कि जो मैं अब बाकी आगे लिखो चाहे ना लिखो, कि एक तो ये लिखना होना चाहिए कि इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट्स, कि जो हमने जो स्टेटमेंट प्रिपेयर किया मैनेजमेंट ने, वो क्या होनी चाहिए, इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट इज एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एक ही हो गया। तो लास्ट में कम्युनिकेट तो हमने करना है कि रिपोर्ट को ऐसे फाइल्स जैसे हम आगे वहाँ पे लेंगे 70 में 700 सीरीज में। तो ये लॉजिक बन गया। स्कोप ऑफ ऑडिट में भी हमने बना लिया कि एडिक्वेटली हमने सारे एस्पेक्ट कवर करने हैं। एस्पेक्ट आएंगे, अब देखो जैसे आगे आ जाएगा कि एस्पेक्ट हमने क्या क्या चीजें चेक करनी है, वो आगे आ जाएगा। एस्पेक्ट आ गया, फिर हमें क्या रेलेवेंट जो डाटा आ गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब जो रिलायबल हो गया, कि वो रिलायबल और सफिशिएंट होने चाहिए। रिलायबल और सफिशिएंट की अब देखो तुम ऐसा लिख सकते हो, सेकंड पॉइंट के बाद सीधा फोर्थ पॉइंट लिखो, उसके जैसे 2 सब पार्ट्स बना सकते हो उनके सीधा, कि हमें इसको कैसे असेस करना है। थर्ड के आगे, थर्ड के लिए 5 ऐसे कर दो कि अब सीधा था हो गया। ये दोनों प्रोवाइड हो जाएंगे। देखिए क्या उसे अपनी ड्यूटी से आउट परफॉर्म नहीं करना, उससे ड्यूटी के एरिया से बाहर नहीं जाना। अगर कोई कॉन्स्टेंट लगा रहा है उसके, तो वो रिपोर्ट को मॉडिफाई, ओपिनियन को चेंज कर देगा। चलो हो गया आज के लिए तो एक बार। भैया हाँ हेलो हाँ हाँ, भैया, ऑडिट्स में अमेंडमेंट्स नहीं होती है ना? एक सेकंड रुक जाओ, हाँ। एक सेकंड स्टॉप।